भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। केवल 2008 से ही ज्यादा नहीं, 2003 से भी ज्यादा बड़ी सफलता हासिल होगी। इसके 5 कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं, जो लोगों तक पहुंचे हैं, हर किसान के खेत में और घर में और लोगों के घरों में, जिस अद्भुत लोकप्रियता हमारे शिवराज जी ने पाई है, वो मध्य प्रदेश के दिल पे छाए है। संगठन हमेशा ही हमारा यहाँ सामर्थ्य रहा है। पिछले चुनाव में आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के वोट का थोड़ा विभाजन हुआ था। 5-5.5% वोट उमा भारती जी के नेतृत्व में जो पार्टी थी उसको मिले थे। इस बार पूरा आमला एकजुट है और इसलिए वोट का विभाजन नहीं है। और 2 बड़े कारण ये है कि लोग कांग्रेस पर अब गुस्सा है। देश भर में एक माहौल है कांग्रेस विरोधी, और उसका परिणाम भी यहां देखने को मिलेगा। और इन सभी कारणों से हमें पूरा विश्वास है, और आने वाले लगभग अब 2 सप्ताह रहे हैं। 2 सप्ताह में पूरी जान झोंक कर भारतीय जनता पार्टी प्रचार भी करेगी, लोगों तक पहुंचेगी, सभी माध्यमों का उपयोग करेगी, लोकतंत्र की मर्यादा को संभालते हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए, और हमारे सभी राष्ट्रीय नेता भी इस प्रचार में शामिल होंगे। आज मैं 2 बातों पर आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि कांग्रेस में कितनी बौखलाहट है। अभी जो लोग अभी आए होंगे तो 1 घंटे पहले बहरीच में नरेंद्र मोदी जी को जो विशाल जनसमर्थन और जिस तरह की विशाल रैली बहरीच में नेपाल के सीमा पर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की जहां भी रैली हो रही है वहां ऐसा जनसैलाब उमड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस अब अनाप शनाप बोल रही है। उनके पैरों तली जमीन खिसक गई है, और इसलिए जयराम रमेश जैसा व्यक्ति भी भविष्यवाणी करता है और साथ में शापवाणी भी करता है। एक तो भविष्य उन्होंने स्वीकार किया कि 2014 में वो हार रहे हैं। उनके सारी इंटरव्यू को आप अगर देखोगे तो बात बिल्कुल साफ है कि उन्होंने एक तरह से मन में ये स्वीकार किया, और वही उनके मुंह से निकल आया कि कांग्रेस हारेगी तो भी राहुल गांधी का कुछ न कुछ भविष्य होगा। ये उनकी भविष्यवाणी है। यानी कांग्रेस हार रही है, ये उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन राहुल का भविष्य रहेगा, ये उनकी भविष्यवाणी है। लेकिन उसके साथ साथ अब शापवाणी है कि अगर मोदी हारे मतलब अगर बीजेपी हारी, यानी उनको यकीन है कि बीजेपी नहीं हारेगी, लेकिन अगर हारी तो मोदी का इनिंग खत्म है, तो वो उनका भविष्य कुछ नहीं है। जयराम रमेश जी, आप जैसे लोगों के शापवाणी से भविष्य नहीं होता निर्भर किसी का। मोदी जी 30 साल से संगठन का काम कर रहे, जनता में काम कर रहे, एक प्रतिभा से और विजन से एक प्रदेश का सफल नेतृत्व कर रहे। आज वो सुशासन के आइकॉन बने हैं। आज मोदी जी
एक जबरदस्त निर्णय करने वाली क्षमता रखने वाले नेतृत्व का प्रतीक बने हैं, क्योंकि केंद्र में नेतृत्व का अभाव को लोग देख रहे हैं। उसके पृष्ठभूमि में वो एक नेतृत्व, एक कर्तृत्व और एक सुशासन का संदेश देने वाले। और उन्होंने वो जैसे कहते हैं कि हमारे बीजेपी के चारों राज्य, या पहले भी जो 2-3 राज्य हमारे साथ थे, हमारे मुख्यमंत्रियों ने वही काम करके दिखाया। बीजेपी की वो पहचान बनी है, सुशासन। अब ये शापवाणी का कारण क्या है? तो ये डर है, कांग्रेस का डर है, और इसलिए कांग्रेस चर्चा से ही भाग रही है। बोले ओपिनियन पोल में हमारे लोग जाएंगे नहीं। अरे कैसे जाओगे? किस मुंह से जाओगे? हर कोई ओपिनियन पोल कर रहा है, और उसमें अगर बीजेपी को बढ़त दिखा रहे और कांग्रेस को पूरा पीछे जा रहे, ये सामने आ रहा है। और हर ओपिनियन पोल और सर्वेक्षण में किसी ने भी किया हो, अगर उसमें मोदी की और बीजेपी की लोकप्रियता बहुत आगे है और राहुल और कांग्रेस की लोकप्रियता एकदम बहुत अंतर है, यह अगर दिख रहा है, तो कांग्रेस को अब उन्होंने पहली दफा ऐसा रास्ता अपनाया कि अब हम चर्चा में ही नहीं जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यह शुतुरमुर्ग की तरह है, आप देखोगे नहीं, उससे थोड़ा ही ना स्थिति बदलेगी। या हमारे देहातों में ऐसा होता था कि भाई मुर्गे को बांग न देने दो तो सूरज नहीं उगलेगा, ऐसा थोड़ा ही था। सूरज निकलेगा, सच्चाई सामने आएगी, और कांग्रेस आज इस स्वीकार को तैयार नहीं है। यह कांग्रेस की पराजित मानसिकता का दर्शन है, यह ग्रसित मानसिकता का दर्शन है, यह कांग्रेस के घृणित मानसिकता का दर्शन है कि वो शापवाणी कर रहे हैं कि दूसरे का भविष्य नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? हमने लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की 51 से लेकर आज 60-62 साल हुए, लड़ाई जो है वो लोकतंत्र के लिए हमने लड़ी है। आप अब हम पर तानाशाही का वो आरोप लगा रहे। जयराम रमेश मोदी को हिटलर कह रहे। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में हिटलर का प्रदर्शन किसी ने किया है? तो ये इंदिरा जी ने किया, कांग्रेस ने किया। इमरजेंसी लाई, आपके सबके मीडिया के अधिकार समाप्त कर दिए, फंडामेंटल राइट समाप्त कर दिए। तो ये कांग्रेस का काम है, और वो दूसरे को बोले। आज राहुल जी भी आए थे छत्तीसगढ़ में। अब मैंने कहा कि बहरीच में नेपाल के सीमा पर एक बहुत भारी विशाल जनसभा, जबरदस्त रैली नरेंद्र मोदी जी ने की। अब राहुल जी ने भी यहां की। अब मैं ये नहीं कहूंगा कितने लोग वहां मौजूद थे, वो तो उसका फोटो ही साफ हो जाएगा। लेकिन वो वहां बोले कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड करती है और नक्सलवाद को बढ़ावा देती है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अरे ये भ्रष्टाचार का ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट पूरा का पूरा कांग्रेस का है। भ्रष्टाचार के ऐसे कीर्तिमान उन्होंने स्थापन किए हैं कि ऐसे कीर्तिमान, यानी CWG 70,000 करोड़, 2G 1,70,000 करोड़ और कोल घोटाला 1,80,000 करोड़। यानी ओलंपिक में खिलाड़ी अपना ही रिकॉर्ड जैसे तोड़ते हैं, वैसे कांग्रेस अपने ही भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रही है, और ऐसे में वो दूसरे को भ्रष्टाचारी कहे। और नक्सलवाद किसके कारण बढ़ा? किसने नक्सलवाद के आरोप में बंद रहे व्यक्ति को प्लानिंग कमीशन में बिठाया? बताओ। जब गृह मंत्री थे चिदंबरम जी, उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ एक एक्शन प्लान बताया, जिसको हमने सपोर्ट किया, बीजेपी। लेकिन दिग्विजय सिंह, कैसे कैसे नेता मध्य प्रदेश से आए हैं,
कांग्रेस में कि दिग्विजय सिंह ने तो कमाल कर दिया, नक्सलवादियों को ऐसी सहानुभूति जताई और जयराम रमेश और दिग्विजय ऐसे लोग मिले कि पूरा चिदम्बरम का विरोध में लेख लिखे इन्होंने खुद कि ये नक्सलवाद के खिलाफ की स्ट्रैटेजी इनकी गलत है। अब ऐसी थोड़ी लड़ाई हो सकती है। नक्सलवाद देश के संविधान को एक चुनौती देता है। नक्सलवाद हिंसा के जरिए सत्ता में बदलाव चाहता है और नक्सलवाद समाप्त हुआ। और नक्सलवाद ये एक संविधान को चुनौती देता है। इसलिए इस चुनावी लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो महंगाई है। ये कांग्रेस का और कांग्रेस का ही पाप है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी विफलता है। हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल रुपए की कीमत घट रही है और इसलिए महंगाई से कुपोषण बढ़ता है, महंगाई से जीवन यापन पर विपरीत परिणाम होता है, असली वेतन घटता है। इस महंगाई को कांग्रेस कैसे जिम्मेवार है ये भी हम लोगों के घर घर में जाकर बताएंगे। बीजेपी के प्रचार में हिटलर शब्द का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हिटलर को अपना आदर्श मानती है और जब दूसरे लोग उस बात को याद दिलाते हैं तो इंदिरा गांधी को हिटलर कहने की जगह वो प्रकाश जावड़ेकर भारतीय संस्कृति के अलंबरदार हैं, आरएसएस के प्रवक्ता रहे हैं। वो जानते नहीं है इस देश के अंदर मृत आदमी के लिए कभी भी कुछ भी गलत शब्द नहीं बोले जाते। इंदिरा गांधी हिटलर नहीं थी, इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा में दुर्गा का अवतार थी। इंदिरा गांधी की वजह से आज देश में भरपूर अन्न का उत्पादन हो गया। उसके पहले देश में भुखमरी जो रहती थी वह समाप्त हुई। हरित क्रांति आई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और तमाम ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से ये देश आज आर्थिक मंदी में भी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी रही, पर इंदिरा गांधी के फैसलों की वजह से इस देश में आर्थिक मंदी नहीं आ पाई। जावड़ेकर तो कुछ भी बोले, पर ये देश पूरी तरह से जानता है कि महंगाई तो बढ़ी है, पर उस महंगाई के साथ साथ हर आदमी की इनकम भी बढ़ी है। महंगाई किसी का वो नहीं है, महंगाई एक रूटीन है कि जो चीज़ यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई क्यों बढ़ी, क्योंकि यहाँ की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 30% वो टैक्स लेती है डीजल पर, दूसरी चीज़ पेट्रोल पर टैक्स लेती है, गैस सिलेंडर पर टैक्स लेती है। अगर वो 30% कम कर दे, 28% कम कर दे तो अपने आप में सस्ता हो जाएगा। तो ये जो विदेश से सामान आता है उसके हिसाब से उसका वो होता है, जो इस देश के अंदर उत्पादन होता है उसका कीमत उस ढंग से लगती है। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो 10 रुपया का स्टाम्प था, शिवराज के राज में एग्रीमेंट का स्टाम्प 1000 का हो गया। जो ज़मीन 2000 की गाइडलाइन के अनुसार अगर 100 रुपया थी तो शिवराज ने उसको बढ़ा करके 1500 रुपये 2500 रुपये कर दी। महंगाई तो बढ़ाने वाले ये शिवराज की सरकार है, महंगाई को तो बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जाकि कांग्रेस है। कोई फार्मूला फेल नहीं हुआ है अर्थशास्त्री पीएम का। इसके बाद भी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई पर हिंदुस्तान उससे बचा रहा। मैं तो पीएम के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की नीतियों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसकी वजह से आर्थिक मंदी में की चपेट में नहीं आया। प्रकाश जावड़ेकर भूल जाते हैं 1971 के पहले सारे बैंक जो थे वो सेठ साहूकारों के, धन्ना सेठों का जिन पर कब्जा था, इंदिरा गांधी ने उस पर देश का कब्जा कराया, राष्ट्रीयकरण का किया और वो सरकार के कब्जे में लिए, जिसकी वजह से गरीब आदमी बैंकों में जाने लगा। और प्रकाश जावड़ेकर को मैं इतिहास याद दिलाना चाहता हूं, जब इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया था उस समय भारतीय जनता पार्टी की अम्मा जनसंघ और आरएसएस ने उसका विरोध किया था। उस बहुत सेठ साहूकारों के पक्ष में खड़ी हुई थी। जब राजाओं का परिपर्ष इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था तब भी भारतीय जनता पार्टी और प्रकाश जावड़ेकर के आका सबके सब लोग राजाओं के पक्ष में खड़े हुए थे।